So good morning and Jai Hind students. In this video, we are going to discuss about integration. Okay, that is a part of your calculus. See, integration आप इस तरीके से समझ सकते हैं. इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी यूज टू डू इन डिफरेंशिएशन. हमको जैसे पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. डिफरेंशिएशन में हम करते क्या हैं, कोई भी कर्व है, मान लीजिए सपोज दिस इज इन कर्व. सो व्हाट वी यूज टू डू इन डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, इस कर्व को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, यानी तोड़ते हैं. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना. ठीक है ना. तो ये डिफरेंशिएशन का काम होता है. ठीक है, ये हम डिफरेंशिएशन में करते हैं. और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू डू इन डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है. इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं, यानी कि टू ऐड. अब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ टूटी हुई है उसी को तो जोड़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो उसी तरीके से पहले डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद ही इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जैसे सपोज करिए कोई एक्स, मान लीजिए ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है इसका लेंथ एक्स है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब इस पूरे कर्व का लेंथ टोटल एक्स है. तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम इसको इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं कि वो हमारे सोच से भी छोटा होता है. ठीक है, जिसको हम लोग उस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट, इस कर्व का एक छोटा सा पार्ट है, तो इस छोटे से पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स से. ओके, देखिए डी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज. बेसिकली दिस चेंज इज वेरी स्मॉल एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के टर्म में हम इसको इनफाइनिटेसिमली स्मॉल कहते हैं. ठीक है, डेल्टा एक्स भी होता है, ये डेल्टा भी चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है जो कंपैरेटिवली लार्जर हो. और डी क्या होता है, बहुत ही छोटे से चेंज की बात करता है. अगर मैं इतने बड़े पार्ट का मतलब इस, अगर मैं पूरे कर्व को छोटे, मतलब सपोज करिए एक पार्ट 2 3 4, इतने 4 पार्ट्स में डिवाइड करता, तो आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली जो साइज है इस पर्टिकुलर पीस का, इस पर्टिकुलर कर्व का जो पर्टिकुलर पीस है, इसका लेंथ बहुत बड़ा है. ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन इसी को जब मैं इतना छोटा कर दूंगा कि वो मेरी सोच से भी छोटा हो जाएगा, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, सो दैट विल बी टर्म्ड एज dx. ओके, सो dx इज आल्सो नोन एज, मींस इट इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ x. ओके, वो डिफरेंशिएशन का लैंग्वेज होता है. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना या फिर तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना. अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए यही कर्व, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब हमने छोटे छोटे पार्ट्स को लाया, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स वापस में जब जुड़ जाएंगे तो एक सिंपल सी बात है कर्व बना लेंगे. यानी कि dx पीसेस को, मैं छोटे छोटे पीसेस को अगर मैं वापस से जोड़ने लगूं तो यही जोड़ करके क्या बन जाएगा, पूरा x बन जाएगा. ठीक है, और इंटीग्रेशन में जैसे मैं क्या बोला कि जोड़ना, यानी टू ऐड. ओके, और इस इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ये एस. जैसे SUM सम होता है ना, सम मतलब ऐड करना, तो इसके एस से ये सिंबल को आप समझ सकते हो, ये दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन. और ये सिंबल किससे रिजेंबल करता है, ये जो वर्ड है SUM, उसका जो पहला एस है उससे रिजेंबल करता है. ठीक है, तो अगर मैं छोटे छोटे dx को ऐड करते जाऊँ, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टाइम्स. ओके, तो इसको जब मैं इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड करता हूँ, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको जब मैं ऐड करते जाता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स को, तो फाइनली क्या मेरे को मिलता है x. यानी कि इंटीग्रल ऑफ dx, इसको रीड क्या करते हैं, इसको बोल रहे हैं इंटीग्रल ऑफ dx, यानी कि छोटी, इसका मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब ये dx प्लस dx सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है. जितने पार्ट्स में आपने तोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में, उन्हीं सारे छोटे छोटे पार्ट्स को आप ऐड कर रहे हो और उसको इस पर्टिकुलर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो आई होप ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, अब इसके आगे एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा जिससे और ये बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा. Now, suppose
टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर इज गिवन टू यू. ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल whose length is x. Yeah, let it be means according to our axis also, whose breadth is y. Okay, this is the breadth, this is y, and this the length is particularly x. Okay, so we can easily find out the area in this case. In case of a simple rectangular figure, this area will be nothing but x into y. Okay, लेकिन अब अगर मैं सपोज करिए इस रेक्टेंगल को हटा करके मैं कोई दूसरा रैंडमली मतलब इस तरीके का कर्व एक ले लेता हूँ. ठीक है, ये कोई कर्व है और मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना है. मतलब इस पूरे एरिया, ये जो कर्व के अंदर में एरिया आ रहा है, इस एरिया को मेरे को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी ना तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ना तो कोई रूल है, ना तो कुछ भी नहीं है आपके पास जिससे आप डायरेक्टली इसको डेराइव कर सकते हैं इसके एरिया को. तो क्या ऐसी बात है कि अगर फॉर्मूला नहीं है तो क्या हम डेराइव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. उसका तरीका अलग होता है. ठीक है, और वो तरीका क्या होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन से. इंटीग्रेशन से. और इस तरीके से आप लोग समझ जाओगे कि इंटीग्रेशन में हम क्यों बार बार में इंटीग्रल dx क्यों लिखते हैं, या फिर अगर मैं x पावर n dx, ये dx कहाँ से आता है, ये क्या मतलब होता है, ये x पावर n क्या होता है, ये सब हम समझेंगे. ठीक है, तो सपोज करिए चूंकि इसका देखिए ये जो अभी इससे पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया था वो कुछ इस तरीके से था. मतलब उसका जो ये ब्रेड था, उसकी जो चौड़ाई थी वो फिक्स थी, y थी. लेकिन यहाँ के केस में, इसके केस में आप देख सकते हो कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है, कहीं पे फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कहीं कम हो रहा है. तो हम इसको एक गिवन y की वैल्यू नहीं दे सकते. इसका लेंथ तो सेम लेंथ, तो दैट इज x, दैट इज फिक्स. मतलब ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये तो फिक्स है. लेकिन इसका जो लेंथ अगर मैं ब्रेड की बात करूँ इस पर्टिकुलर कर्व का, तो वो वैरी कर रहा है. और जब चीज़ें वैरी करती हैं तो समझ लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ आप मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ समय के साथ वैरी करता है. जब एक वेरिएबल दूसरे के साथ चेंज करता है वहाँ पे या तो हमको डिफरेंशिएशन यूज करना है, इंटीग्रेशन. ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा जब भी एक वेरिएबल दूसरे के साथ चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू वर्ड जब भी यूज होता है कि दैट टाइम इज चेंजिंग, सॉरी डिस्टेंस इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिख देते हैं, जैसे डी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, तो जब इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखते हैं जहाँ पे एक कोई वेरिएबल दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, तो समझ जाइए कि कैलकुलेशन आप डायरेक्टली मैथ्स या सिंपल मैथ्स यूज करके नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही हैं, हर समय बदल रही हैं. और जब हर समय बदल रही है तो सिंपल सी बात है भाई, एक सिंगल वैल्यू तो ले नहीं सकते. ठीक है, और इस केस में एवरेज भी निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि एवरेज तब होगा ना जब आपके पास सारी वैल्यूज पता है. यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे कर्व का इक्वेशन दे दिया जाएगा कि भाई ये कर्व है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू सपोज करिए x का पावर n. ठीक है, मतलब x का पावर n, जैसे y इज इक्वल टू अगर मैं x को प्लॉट करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके से. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा. तो उसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स का पावर n को जब मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर्व आएगा. ठीक है, तो ये जो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y की भी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया हुआ है, इसका एरिया कैसे करेंगे. अब हम करेंगे क्या, इस टोटल एरिया को सपोज करिए कि मैं छोटा सा इसमें से पार्ट कट करता हूँ. ठीक है, इस छोटे से पार्ट को मैं इसमें से कट कर देता हूँ. ठीक है, सच दैट ये जो पार्ट मैंने कट किया इसको मैं जूम आउट करके यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया का एक कट किया हुआ पार्ट है, ये जूम करके बना रहा हूँ मैं इसको जूम करके. ठीक है, तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट है, इस पूरे कर्व को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ. इस पूरे कर्व को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ. डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, इस कर्व को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दे रहा हूँ. और हर पार्ट का लेंथ कितना है, हर पार्ट का लेंथ है आपका dx. ओके, हर पार्ट का लेंथ कितना आएगा, अगर पूरा टोटल लेंथ x है तो सिंपल सी बात है उस हर पार्ट का लेंथ कितना आएगा आपका dx. ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूँ और ये उसका सिंपल सी बात है, ये y उसकी हाइट होगी. ठीक है, और y इंटू dx करेंगे. अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए जब इस कर्व को बहुत ही छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे ना, इस कर्व को बहुत ही छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल का शेप ले लेगा. अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल का मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या, dx आपको मैंने बोला कि आपके सोच से भी छोटा है. तो जब आपका ब्रेड्थ छोटा है, ये जब मोटाई इसकी बहुत छोटी है, तो सिंपल सी बात है ये कहीं ना कहीं इतना पतला है कि आपको देखने में एक्चुअल में जैसे कि एक नीडल है. ठीक है, वो देखने में कैसा लगता है,
अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को देखने में लगता है कि उसको दैट इज लाइक अ सिंगल लाइन, लेकिन जैसे उसको मैग्नीफाई करते हैं तो कुछ उसका सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से आता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जब किसी भी चीज को, जब किसी कर्व को, जब पर्टिकुलर उसके पार्ट को हम dx अमाउंट में तोड़ दे रहे हैं, बहुत ही छोटे से पार्ट में उसको तोड़ दे रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आपको कर्व इस तरीके से कर्व टाइप का दिख रहा है, जब उसके मैं छोटे से हिस्से को उठा करके लेकर के आऊंगा तो अप्रॉक्सीमेटली एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और रेक्टेंगल का आपको एरिया पता है, ठीक है। तो y इज द लेंथ, ओके, y इज द आई शुड से हाइट एंड dx इज द थिकनेस, ओके। y इसका क्या है, लेंथ है, और dx इसका थिकनेस है, और आपको पता है कि एरिया क्या होगा, y इंटू dx या फिर y dx, ये नो, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर y इस पर्टिकुलर एलिमेंटल, इसलिए जो एरिया मैंने इस पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट इसमें से कट किया है, उस पर्टिकुलर पार्ट का जो आपका हाइट है वो तो y है, क्योंकि चूंकि x के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे y में रखने का मेन मकसद क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी, जैसे ही इसमें मैं पुट करूंगा वो मेरी y की वैल्यू। सपोज करें ये पार्टिकल, ये जो मैंने एलिमेंटल पीस यहाँ से कट किया, अगर मैं यहाँ से कट करता, ठीक है, यहाँ से भी अगर मान लीजिए कि कोई बोलता है कि सर यहीं से क्यों कट किया, यहाँ से क्यों नहीं कट किया, तो आप यहाँ से कट कर लीजिए। इसका भी थिकनेस कितना होगा, dx ही होगा, और इसका ये जो लंबाई होगा वो अगेन y होगा। क्यों मैंने y रखा, सपोज करिए यहाँ पे x की वैल्यू, सपोज ये इसका आपने एलिमेंटल पीस में कट किया, उसका dx लेंथ है, ठीक है, dx सॉरी उसका थिकनेस है, y उसका लेंथ है। अगर आप इस पर्टिकुलर यहाँ से आप पीस को कट करते हो, यहाँ से एलिमेंटल पार्टिकल को कट करते हो, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी उसको जब आप y में पुट करोगे तो आपको वो y आपका हाइट दे देगा, ठीक है। मतलब y देखिए x पे डिपेंड कर रहा है। हम हर जगह अगर थिकनेस मेरे को लेना होगा तो मैं y ही लूंगा। y का मतलब ये नहीं कि y एक फिक्स्ड वैल्यू है, y चूंकि x के साथ चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे आपका हाइट भी चेंज हो रहा है, तो इनडायरेक्टली उसको मैंने y से डिनोट किया, क्योंकि जैसे मैं y से डिनोट करता हूँ मैं ऑलरेडी उस चीज को इंक्लूड कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं ये जान रहा हूँ कि भाई y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो हाइट होगा, अगर यहाँ पे सपोज करिए 3 सेंटीमीटर है तो y 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर y आपका सपोज करिए हाइट, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसका एरिया कितना है, y इंटू डी एक्स, ओके। सो y इंटू डी एक्स एक सिंगल पार्ट का एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ वन पार्ट, ओके, एरिया ऑफ वन पार्ट। अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है, और मैंने क्या बोला, इस पूरे कर्व को मैंने बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर दिया। इस पूरे को मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर दिया। हर एक का थिकनेस dx है और हर एक का हाइट कितना है, y, ठीक है। तो अगर मैं सारे को ऐड कर दूं, y dx प्लस y dx प्लस y dx एंड सो ऑन, ठीक है, तो इसको मैं इनडायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था इंटीग्रेशन y dx क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंटीग्रेशन dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, टोटल लेंथ, तो इंटीग्रेशन y dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल एरिया को। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू जो भी होगी, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको टोटल एरिया दे देगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि dx कहाँ से आ रहा है, dx इसलिए आ रहा है क्योंकि y dx एक छोटे से पार्टिकल का एरिया है, और इंटीग्रेशन यानी समीशन, ये जो SUM सम का मतलब होता है, यही S आपका ये सिंबल उसी से बनता है, और उसका मतलब होता है सारे जितने छोटे छोटे एलिमेंटल पीसेज हैं सबको आप ऐड करते जा रहे हो, और उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो y dx में मतलब टोटल एरिया, ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू नाउ टोटल एरिया, ओके। सो दिस विल गिव यू द टोटल एरिया ऑफ द कर्व। Now main thing which we have to keep in mind here is that, main thing here which we have to keep in mind is that, अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने y माना था, सपोज करिए x का पावर n, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का पावर n dx, ओके। और जब इसका आप अगर डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है, उसको आप कोई मतलब नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो, लेकिन ये फॉर्मूलेज जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसका जब इंटीग्रेशन होता है तो ये बन जाता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, एंड दिस c इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये c कहाँ से आ जा रहा है, बात ये करते हैं कि c कहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। तो अगेन हम चलते हैं डिफरेंशिएशन पे और वापस आएंगे इंटीग्रेशन पे और देखेंगे कि कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है। एक एग्जांपल देते हैं,
जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज करिए y इज इक्वल टू 4x² प्लस 4, ओके, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 4, इसको आप क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो करते हैं dy बाई डी एक्स विल बी 2 4 जा 8x प्लस 0, ठीक है। यानी कि बेसिकली सेकेंड स्टेप में जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। उसको लिखने से यहाँ कोई मतलब नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या मेरे को मिला, 8x। अब जरा इसी चीज़ का दोबारा से इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या करना है, 8x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होता है, 8 आपका बाहर चला जाएगा, अंदर हो जाएगा x dx, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो जो इंटीग्रल x पावर n dx वाले फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो ये आपका आएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे c लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अब देखिएगा, 2 4 जा 8, 4x² प्लस c। देखिए डिफरेंशिएशन किए तो ये सेकेंड स्टेप में 0 हो गया। अब जब हम इसको एक स्टेप बैक लेकर के जाते हैं, मान लीजिए कि dy बाई dx मैंने किसी को बता दिया, ये मेरे को फंक्शन पता था, मैंने दूसरे लड़के को बोला कि भाई dy बाई dx से मेरे को जरा ये कैलकुलेट करके बताओ, मेरे को फंक्शन बताओ। तो जब वो इंटीग्रेट करेगा तो क्या उसको पता चल पाएगा कि भाई यहाँ पे 4 था या नहीं था। इनफैक्ट 4 की जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यानी 0 का इंटीग्रेशन, जब किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपल सी बात है कांस्टेंट आता है वहाँ पे। तो इंटीग्रेशन जब होता है, जब डिफरेंशिएशन किया तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। जब इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं तब हमको ये नहीं ना पता चलेगा कि भाई 4 रहा होगा कि 5, क्योंकि अगर 4 की जगह 5 रहा होगा उसका भी डिफरेंशिएशन 0 है। अगर यहाँ पे सपोज करिए 422 रहा हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम जब इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं यानी इंटीग्रेट करते हैं तो हमको आइडिया नहीं रहता कि भाई यहाँ पे हमको क्या कांस्टेंट लिखना है। इसके वजह से इन जनरल हम वहाँ पे क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है इनडेफिनिट एंड एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में आपका आंसर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल के टर्म्स में आंसर लिखा है ना, ठीक है। और c यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो जहाँ पे भी जिस इंटीग्रेशन में आपका c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जहाँ पे c नहीं आता यानी कि जहाँ पे लिमिट हम पुट कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए सपोज करिए वो जो कर्व था इस तरीके का कुछ रैंडम कर्व, यहाँ से मैंने उसका एरिया निकाला, इंटीग्रल सपोज करिए y dx। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो मैं इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना, मेरे को 0 से लेकर के 10, तो ये 0 इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट 10 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके, जहाँ पे लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेशन में होता क्या है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।